हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स को इस काफ़िले में ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए हम कह रहे हैं, उसके ऊपर भी ज़रा आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो तमाम जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं पाकिस्तान के हर कोने में फैले हुए, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो हेल्थ केयर के शोबे से मुंसलिक हैं, उन सब को इमरान खान साहब दावत देना चाहते हैं कि आकर इंसाफ डॉक्टर्स फोरम का ये हिस्सा बने। वैसे मुदीर आपको इसका नाम भी रिविज़िट करना चाहिए, इसका नाम इंसाफ हेल्थ केयर फोरम बना देना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट डॉक्टर्स फोरम। तो इंसाफ डॉक्टर्स फोरम और वफाक के अंदर हुकूमत बनी तो तमाम जो पॉलिसी के फ़ैसले होते हैं, उन पॉलिसी के फ़ैसलों के अंदर क्योंकि इमरान खान का यकीन है कि बेहतरीन प्रोफेशनल्स की मदद से पॉलिसीज़ बनवानी चाहिए, तो इसलिए IDF की पॉलिसी इनपुट शामिल होती थी और इनका बराह रास्त रब्ता रहा है न सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ जो हमारे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर थे और यास्मीन राशिद, तैमूर जगड़ा जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे, लेकिन डायरेक्टली वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो भी जब अहम पॉलिसी डिसीजंस होते थे तो उसमें वो IDF का नुक्ता नज़र सुनते थे। तो इसलिए ये आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि ऐसे फोरम पे आने का जहाँ से आप अपनी जो नॉलेज है, अपनी काबिलियत, स्किल्स जो आपने जो हुनर हासिल किया है, जो तजुर्बा है आपका, उसको इस्तेमाल करके मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला साजी के अंदर अपनी इनपुट प्रोवाइड कर सके। और ये किस वक्त पे आपको ये दावत दी जा रही है, खुसूसी दावत आज ये और ज़्यादा अहम क्यों है? क्योंकि मुल्क के हर तबके के लिए इस वक्त ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो हम कहते हैं ना नाजुक वक्त से गुजर रहा है, नाजुक वक्त से नहीं गुजर रहा है। इंशाअल्लाह ताला वक्त तो मजबूत होगा, लेकिन तारीख साज वक्त से जरूर गुजर रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल वाज़े दोहराए पे खड़ा हुआ है और ये सफर जो है वो पिछले चंद माह से जारी था और अब बिल्कुल तकरीबन वहां पर बात आ गई है कि मेरे ख्याल में ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता जिसमें हम बैठे में, और ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत का तयन होने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर कुछ कुव्वतें, कुछ सियासी जमातें, कुछ खुदगर्ज टोला काबिज है जो इस वक्त अपनी सिर्फ सियासी नहीं, अपनी सिर्फ माली और अपनी चुराई हुई दौलत की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि पाकिस्तान किस किस्म का होगा उसकी जंग लड़ रहा है कि क्या पाकिस्तान उसी तरीके से चलता रहेगा कि जहां पर बंद कमरों के अंदर ताकतवर तबके आपस में बैठ के डीलें करके ये फैसला करें और अक्सर गैर मुल्की आशीर्वाद के अंदर के साथ ये फैसला करें कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है, किस जंग में पाकिस्तान ने शामिल हो जाना है, किसकी हुकूमत आनी है, किसकी रहनी है, किसकी नहीं रहनी, या पाकिस्तान जो है ये 22 करोड़ का पाकिस्तान बनेगा, या वो पाकिस्तान बनेगा जो कायदे आजम ने जिसका सोचा था एक जमहूरी वतन, एक आइन की बुनियाद के ऊपर काम करने वाले पाकिस्तान ने बनना है। और इस वक्त जो 22 करोड़ है वो तो फैसला कर बैठे, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि 22 करोड़ पुरानी तनख्वाह पर नौकरी करने को तैयार नहीं है। और यह फैसला हो चुका है कि अब जो हमने मुल्क को चलाना है वो आइन की बुनियाद पर चलाना है, वो जमहूरियत की बुनियाद पर चलाना है। और यही वो खौफ है जो नजर आ रहा है कि कौम फैसला करके बैठ गई है, यही वो खौफ है जिसकी वजह से आजकल आपको ऐसे ऐसे इकदाम नजर आ रहे होंगे जिससे परेशानी भी आपको होती होगी। कभी फवाद चौधरी को उठा लिया, कभी शेख रशीद को उठा लिया, कभी परवेज इलाही के घर पे धावा बोला जा रहा है, चंदाना गुलजार के ऊपर FIR काटी जा रही हैं, एक हिजान की कैफियत नजर आती है। और उसकी वजह यह है कि उनको नजर आ रहा है कि ये जो पुराना निजाम था इसके दिन अब खत्म होते चले जा रहे हैं। वो हम बचपन से पढ़ा करते थे, दीवारों के ऊपर लिखते थे कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, वो धक्का आ गया, ये दीवार गिर रही है, अब ये जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये रोक नहीं सकते, क्योंकि जिस वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, आइडिया whose time has come cannot be stopped। ये वो फैसला है जो कौम कर बैठी है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना अपने आप को ताकतवर समझता हो, वो इसको रोक नहीं सकता। जब एक 22 करोड़ की कौम, गैरतमंद दलेर कौम फैसला कर ले तो उसके फैसले को रोका नहीं जा सकता। वहां पर पाकिस्तान खड़ा है। हर तबके को इस जद्दोजहद के अंदर शामिल होने की जरूरत है। ये जंग किसी सियासी पार्टी की नहीं है, किसी सियासी लीडर की नहीं है, किसी एक शख्स की नहीं है,
یہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ قوم کی جنگ ہے، یہ آپ کی میری جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کے بچوں کی جنگ ہے۔ تو اس کے اندر آپ کا حصہ لینا اور ہر طریقے سے ہر شخص جو ہے اس کو ایک ہی طریقہ کار نہیں ہے اس کو اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا، اس آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لینے کا۔ اگر آپ شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں تو یہ جنگ تو جیسے میں نے کہا یہ تو پاکستان کی قوم نے جیتنی ہے، پاکستان کی عوام نے جیتنی ہے، تو لکھ دیا جا چکا ہے، اس کی تو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آگے پھر پاکستان کو واپس پیروں پہ بھی تو کھڑا کرنا ہے نا، واپس جو اس وقت زخمی قوم ہے اس کے زخم بھی تو بھر رہے ہیں نا۔ تو ہر شعبے کے اندر بشمول ہیلتھ کیئر کے شعبے کے ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو دل میں رکھتے ہیں، پاکستان کی لگن رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنا مستقبل پاکستان کو بنایا ہوا ہے، وہ سب مل کر اس کاوش کے اندر حصہ لیں۔ آخری حصہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے اس وقت معیشت کی صورتحال۔ اس وقت آئی ایم ایف کا مشن یہاں پر آیا ہوا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور جیسے اس حکومت کی باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو اسی طریقے سے یہ پورا آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک عجیب و غریب آج کل ہم ٹیلی ویژن کے اوپر کہانیاں سنتے ہیں۔ ذرا سا واپس یاد دلا دیں کہ پاکستان جو ہے جس وقت حکومت عمران خان کی ختم ہوئی، جس وقت بیرونی مداخلت کی بنیاد کے اوپر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا، تو اس وقت 7th ریویو آئی ایم ایف کا چل رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے حتمی سٹیجز کے اندر تھا جس کے اندر بات چیت جاری تھی۔ عمران خان کا یہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اس کے اثر سے بچایا جا سکے جب تک کہ وہ قیمتیں واپس نیچے نہیں آ جاتی، اور تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے، ماہرین کہہ رہے تھے کہ چند ماہ کے اندر قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اور جیسا کہ ہوا، جو تیل $120 پہ پہنچا ہوا تھا وہ $80 تک واپس آیا، اس وقت $40 اس کے اندر کمی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے اندر اپنی عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم اور کچھ اخراجات میں کمی کرتے ہیں اور اس پیسے سے سبسڈی دیتے ہیں۔ یہ واحد چیز تھی جس کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ ان کی حکومت آئی، حکومت آنے کے بعد ایک دن یہ کہتے تھے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے تو ہاتھ بندھے میں، یہ عمران خان کا معاہدہ تھا۔ پھر اگلے دن وہ کہتے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا۔ پہلے تو یہ کچھ 6 ہفتے 8 ہفتے یہی تماشا چلتا رہا، روز ان کا بیان بدلتا رہا۔ آخر کار ستمبر کے مہینے میں آ کر ان کا معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گیا، اور ستمبر کے مہینے کا مطلب کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے، تو ظاہر ہے یہ اس حکومت کا سائن کیا ہوا، ان کے دستخط شدہ معاہدہ ہوا۔ اس کے اوپر پہلے پیسے بھی ریلیز ہو گئے، پاکستان کو پیسے ملے۔ اس کے بعد کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چاہتے تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ مفتاح اسماعیل کو ان کی کرسی سے ہٹایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے، مفتاح نے پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کر دیا اور یہ آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گیا، اور میں بہت ببر شیر ہوں اور میں آگے جو ہے نا وہ سب سنبھال لوں گا اور آئی ایم ایف کو میں دیکھ لوں گا، یہ ان کے الفاظ تھے، دیکھ لوں گا، میں اپنی زبان میں بات کروں گا۔ تو وہ آگے انہوں نے اپنی زبان میں جو بات کرنی شروع کی، وہ معاہدہ جو ہے وہ پھر رک گیا۔ اب زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں، ہزاروں کاروبار بند ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، یہ آپس کی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی، اور جب بالکل ہاتھ سے ان کے معاملات نکل گئے ہیں تو اب انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ وہ عمران خان کا معاہدہ تھا۔ او بھائی، عمران خان کا معاہدہ تھا تو یہ آپ مذاکرات کر کس سے رہے ہیں؟ یہ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ وہ یہاں پہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے، جو واقعی میں ہے بہت اچھا، لیکن میرے خیال میں اسلام آباد کا اچھا موسم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ معاہدے کی نیگوسیشنز کرنے کے لیے۔ تو اگر معاہدہ پرانا عمران خان کا تو نیگوسیشن ہو کس بات پہ رہی ہیں؟ تو خدا کا واسطہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے، ساری قوم کو پتا ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالنا۔ اس مشکل وقت میں ڈالا آپ نے ہے، اور جس نے ڈالا ہو مشکل وقت کے اندر تو اس نے کیا مشکل وقت سے نکالنا ہے؟ تو اس لیے آپ اس سے اب تک جتنا عوام کے اوپر ظلم کر چکے ہیں اور اپنی سیاست تباہ و برباد کر چکے ہیں،
खुदा का वास्ता, अब ये जो बातें आपने टेलीविजन पे शुरू की हैं, खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ने की धमकियां जो आप दे रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराएंगे, अब अपने आप को आर्टिकल 6 की जद में लाकर अपने लिए और मुसीबतें न खड़ी करें। मुझे यकीन है पाकिस्तान की अदलिया आइन की दिफा करेगी और लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केसेस हैं, मुझे यकीन है कि उनका फैसला, एक फैसला चल सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में तो ऑर्डर्स के अंदर बिल्कुल वाजे लिख दिया, हर सूरत में इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना है। तो इलेक्शन की तैयारी करें। हमें पता है कि आपको मार इस दफा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम से बेतहाशा पड़नी है जो आपने मुल्क के साथ किया है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें और इलेक्शन की तैयारी करें, मैदान के अंदर आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इलेक्शन ना होने की वजह से माशी सूरत हाल खराब है। ये ऐसा नहीं है कि माशी सूरत हाल जो है वो खुद ब खुद खराब हो गई। दो मुख्तलिफ किस्म के वजूहात होती हैं जिनकी वजह से माशी सूरत हाल खराब हो सकती है। या तो कुदरती आफात आती हैं या कोई बैरूनी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसके अंदर एक अच्छी भली चलती हुई मईशत जो है वो खराबी का शिकार हो जाती है। यहां पर आपकी मईशत जो है वो 6% से उसमें इजाफा हो रहा था, आपकी सनतों के अंदर 12% का इजाफा हो रहा था, आपकी ज़राअत के अंदर 5 में से 4 फसलों में रिकॉर्ड फसलें हो रही थीं, आपकी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो 35% एक साल, 43% एक साल उनमें इजाफा हो रहा था, आपकी तरसीलात ज़र के अंदर तेजी से इजाफा हो रहा था, आपकी बरामदात के अंदर तेजी से इजाफा हो रहा था। खराबी आई जिस वक्त आपने सियासत के अंदर इंतशार पैदा किया, बैरूनी मुदाखलत हुई, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। तो जो खराबी सियासत से पैदा हुई है वो सियासी मामला ठीक किए बगैर कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आप मजीद खाई में गिरते चले जाएंगे। सो इलेक्शन वाहिद हल है। नहीं सर, ना मेरा हंच है ना मेरी इंफॉर्मेशन है। ये मेरी बड़ी सादा एक पाकिस्तान के आइन का तालिब इल्म होने की वजह से मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरीके से अवाम ये फैसला ना कर सकें कि मुल्क को किधर लेकर जाना है। लेकिन जो फैसला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असेंबलियों को तहलील करने का, पहले इन्होंने कहा कि ये वोट पूरे नहीं कर सकेंगे, वो 186 पूरे हो गए। फिर उन्होंने कहा परवेज इलाही नहीं तहलील करेगा, परवेज इलाही ने तहलील कर दी, असेंबली खैबर पख्तूनख्वा तहलील हो गई। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाने नहीं देंगे। ये हमें पता था कि उन्होंने यही करना है। हम अपनी पिटीशन लेके हाई कोर्ट्स में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट में 2 दफा हियरिंग हो चुकी है, पेशावर हाई कोर्ट में आज पहली हियरिंग थी, और थर्सडे को जुमेरात के दिन, परसों के दिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तीसरी हियरिंग होनी है। जैसे जज साहब ने खुद कहा था पिछली दफा, इसमें कोई बड़ा आईनी सवाल मौजूद नहीं है, वाज़े हकायक हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस हफ्ते के आखिर तक, वो तो जज साहब फैसला करेंगे किस दिन उन्होंने जजमेंट लिखनी है, लेकिन लगता है ऐसे है कि इस हफ्ते के आखिर तक ये फैसला आ जाएगा कि पंजाब इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगले हफ्ते केपी के इलेक्शन की अनाउंसमेंट आ जानी है, और जैसे ही पाकिस्तान इस इलेक्शन की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान अब उस रास्ते पे पहले अपने कदम ले लेगा कि एक आजाद, हकीकी तौर पे आजाद पाकिस्तान, जहां पे हाकमियत अल्लाह की है, लेकिन उस अल्लाह की हाकमियत को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के जरिए पाकिस्तान में फैसले किए जाएंगे, किसी और को यह इख्तियार नहीं होगा। अच्छा, पहले तो इनसे बोले इंपोर्टेड गवर्नमेंट से कि एक फैसला कर लेंगे हम दहशतगर्द हैं या नहीं है। हम सारी जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, तमाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर आपने काटे में दहशतगर्दी के पर्चे, और आप कह रहे हैं दहशतगर्दों को इनवाइट कर रहे हैं कि आकर, और वो भी इनविटेशन कोई कागज में नहीं है। ये सेंट्रल ऑफिस है, मैंने यहां पूरा ऑफिस चेक करवा लिया भाई, कहीं पे कोई आपको इन्विटेशन नजर आया? कहीं नहीं नजर आया। ये टीवी के बयानात है सिर्फ। आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को बुला के हम ये पता करेंगे कि दहशतगर्दी कैसे रोकी जा सकती है। मैं आपको बताता हूं, दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में 2 लोग कर रहे हैं। एक है वो दहशतगर्द जो इस वक्त खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर मुलव्वस है,
और दूसरे दहशतगर्द वो हैं जो आइन कानून को तोड़कर आजम सबाती पर जुल्म कर रहे हैं, शहबाज गिल के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर कपड़े डाल के हथकड़ियां लगा के कोर्ट में लेके आ रहे हैं, शेख रशीद को गैर कानूनी तौर पर उठा रहे हैं। तो जनाब, दहशतगर्दी अगर आपने ठीक करनी है तो सबसे पहले ये दहशतगर्द जो इस वक्त हुकूमती निजाम चला रहे हैं, सबसे पहले तो इनको इस निजाम पे से उतारे ना, फिर दूसरे जो दहशतगर्द हैं उनसे भी मुकाबला किया जाएगा। और इस सिर्फ याद दिलाने के लिए कि 3.5 साल इमरान खान के होते हुए ना कोई ड्रोन हमले हो रहे थे, ना बड़ी दहशतगर्दी की वारदातें हो रही थी, मुल्क के अंदर अमन था और मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था। जी अच्छा, दूसरे वाला जो आपका सवाल है कि इस्लामाबाद में क्या कैंडिडेट्स वही होंगे, जी वही 3 कैंडिडेट्स होंगे। अभी मैं 2 बजे जाऊंगा अपने कागजात जमा कराने के लिए, और बड़ी मुश्किल से किसी इलेक्शन में आए। ये तो हर इलेक्शन से भागे हुए। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन का ऑर्डर हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ, वोटर वहां पे मौजूद, तहरीक इंसाफ का वर्कर वहां पे मौजूद, मीडिया वहां पर मौजूद, और ये उधर से भाग गए थे। तो अब आपके जरिए मेरी उनसे दरखास्त सिर्फ ये है कि यार हुण ना नस जाना, ठीक है ना, अब आओ मैदान के अंदर, तो कम से कम आके इधर मुकाबला तो करो ना। जहां तक आपके पहले सवाल का वो है, इस वक्त जो है, जो हमारे आखिरी 43 MNA जो डीनोटिफाई किए गए थे, उनके इस्तीफे वापस ले लिए गए थे। और उन्हें क्यों लिए थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी हियरिंग गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट ने भी हमसे यह कहा कि जी आप दोबारा रिकंसिडर करें कि आपको तो कोर्ट के अंदर, असेंबली के अंदर होना चाहिए। उसके बाद मुशावरत हुई और चेयरमैन इमरान खान ने यह ऐलान किया कि हम असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन वापस लेना चाहते हैं। उस फैसले की बुनियाद को ऐलान कर दिया गया। उस ऐलान को करने के बाद ये इस्तीफे वापस लिए गए थे। और वो स्पीकर जो कह रहा था कि जब तक मैं इंफरादी तौर पर मिल ना लूं लोगों से, कानून की लवाजमात पूरे नहीं होते, उसी स्पीकर ने बगैर किसी से मिले हुए इस्तीफे मंजूर कर दिए। तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर जो स्पीकर साहब ने किया है, जो पहले किया था इस्तीफे नामंजूर करके, वो भी कानून की खिलाफ वर्जी थी, और जो अब किया है वो भी कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इनका कोई काम कानून की बुनियाद पर होता ही नहीं। इनके सारे फैसले जो हैं अपनी जाती सियासत की बुनियाद पर होते हैं। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड ये अच्छा जी, ये एक आखिरी चीज मैं इसके ऊपर जरूर बात कर लेता हूं कि ये जो फैसला किया गया है, मतलब आप जुल्म देखें, ये जुल्म देखें कि सबसे पहले आप अवाम के ऊपर तारीख की बदतरीन महंगाई का बोझ डालें, उसके बाद आप हजारों कारोबार बंद करा दें, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दें। और इस हालत में जहां मजदूर को यह नहीं समझ में आ रही, एक गरीब आदमी छोड़े, इस वक्त मुतवस्सित तबके को यह नहीं समझ में आ रही, सफेद पोश को यह नहीं समझ में आ रही कि वो अपनी बुनियादी जरूरियात कैसे पूरा करेगा। वो काम इमरान खान का तारीखी काम के हेल्थ कार्ड देना, एक सेहत कार्ड देना, जिससे अगर वो बीमार हो और बीमारी भी ऐसी हो कि वो अस्पताल में चला जाए, उसको कोई ऑपरेशन कराना पड़े खुदा न खास्ता, कम से कम रियासत उसके अखराजात पूरे करे। उस कार्ड को बंद करने से का मतलब है कि ये लोग जो हैं वो सफाक लोग हैं। ये वो लोग हैं, वही हुकूमत जो 50-50% अभी तनख्वाहें इजाफा करने का उन्होंने ऐलान किया है, वही हुकूमत जिनका वजीरे जो खारजा है वो पाकिस्तान में बैठता नहीं, करोड़ों रुपए उसने खर्च करा दिए। वही हुकूमत जो अभी भीख मांगने के लिए गई थी जनीवा में, तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए महंगे तरीन होटलों में ठहरने के लिए। वो एक मुतवस्सित तबके के इंसान को, एक गरीब इंसान को ये कहते हैं कि तुम अगर बीमार हो, जो हमने तुम्हारे साथ किया है, और तुम्हें खुदा न खासा तुम बीमार होकर अस्पताल हो जाओ तो तुम इलाज भी ना करवा सको और तुम्हारा सेहत कार्ड हम बंद कर देंगे। सिर्फ इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर तो मेरी जाती ख्याल के अंदर ये माशी दहशतगर्दी के जुमरे में आता है, और इसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कटना चाहिए जो उन्होंने किया है लोगों के साथ। आखिर में एक और चीज जिसका मैं जिक्र करना मुझे पहले करना चाहिए था, हमारा बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क तुर्की
उसके अलावा सीरिया के अंदर भी और 7 ममालिक के अंदर जो ज़लज़ले आए हैं और जो लोग वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं, शहादतें हुई हैं, हम उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि हमारी हुकूमत जो है, हमारी रियासत जो है, जिस तरीके से हर मुश्किल वक्त के अंदर तुर्की हमारे साथ खड़ा होता है, तो पाकिस्तान भी पहले की तरह अब भी तुर्की के साथ शाना बशाना नजर आएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।